नमस्कार, आप सबों का स्वागत है अ बिहारी इन अमेरिका के तीसरे एपिसोड में। हम हैं मंतोष कुमार और आज की जो चर्चा होगी उसमें हम सबसे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि धन्यवाद आप सबों का जिन्होंने पहला और दूसरा एपिसोड देखा। और पहला तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था, दूसरे में एक बिल्कुल रेलेवेंट टॉपिक है टैरिफ का, उसके बारे में मैंने बात की। और आज जो तीसरा एपिसोड है, इसमें हम थोड़ी-सी चर्चा पलायन पे करेंगे। उसको प्रवासी समझिए, बिहारियों की दशा, दुर्दशा, उनके एम्बिशंस, एस्पिरेशंस और आप्रवासी बिहारी और भारतीयों की। तो थोड़ा-सा इसको सुनने के लिए आप लोग जो है, थोड़ा आराम से बैठ के चाय, दूध, लस्सी और जो बिहार से बाहर हैं आपको व्हिस्की, वोडका, रम, जो भी आपका पसंदीदा पेय पदार्थ है, उसके साथ बैठिए और छुट्टी के दिन इस वीडियो को ऐसे सुनिए जैसे कि हम आपके पास बैठे हुए हैं और आप भी थोड़ा टाइम लेके हमसे बतिया रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं तो आजकल लोगों का ये जो शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स, मीम्स का ज़माना है और लोगों के अटेंशन स्पैन भी जो है एक गोल्ड फिश मछली होती है, उसकी तरह अ, हो गया है कि 1 सेकंड के बाद एक चीज़ जो 2 मिनट से ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं कि भैया अब निकलो। तो समझिए कि अपने मित्र से बतिया रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लेके हम लोग बतियाएँगे और कोई भी समस्या के बारे में, कोई भी चीज़ की बात करने में अगर जल्दी करेंगे ना, तो उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाता है। तो आज जब पलायन की बात करते हैं, तो पलायन जो है, देखिए प्रवास हमेशा से रहा है। आप संस्कृत की किताबें पढ़िए, पुराने ज़माने की, और सारे समय कहा जाता था, कालिदास के समय से सब जगह कहा जाता था कि भाई देशाटन करना ज़रूरी है ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन देशाटन का ये मतलब होता था कि भाई देशाटन करके आइए, दूसरी जगह घूम के आइए, थोड़ा दुनिया देखिए, थोड़ा-सा अपना दृष्टिकोण को व्यापक कीजिए, आप फिर वापस घर में आइए और घर के लोगों को उसका लाभ दीजिए। अभी जो है वो नहीं हो रहा है। अब बिहार में देखिए 60, 70, 80 के दशक में, जो दशक मैंने देखा है, जो जिया है, हम उसकी बात करेंगे। 60-70 तो नहीं जानते थे, लेकिन 80 के दशक के बाद से अ, बिहार में देखे हैं कि उस समय क्या होता था ना, शिक्षा का पढ़ाई-लिखाई के लिए उतना पलायन नहीं होता था। पढ़ाई-लिखाई कम से कम आपको इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी, पीएचडी वगैरह लोग बिहार से ही करते थे। हाँ, उसके बाद जो था, नौकरी के लिए ज़रूर पलायन होता था, क्योंकि नौकरी बहुत कम बिहार में उपलब्ध था। और जब साधारण नौकरियाँ भी बहुत कम उपलब्ध थी, जितने लोग ग्रेजुएट लोग निकल रहे थे, जितने लोग मास्टर्स निकल रहे थे, जितने लोग पीएचडी निकल रहे थे, सब बाहर निकल के साधारणतया बेरोज़गार हो जाते थे, क्योंकि सरकार में उतनी कैपेसिटी होती नहीं थी। और प्राइवेट हम लोगों के यहाँ उतना प्राइवेट वेंचर डेवलप हुआ नहीं। और फैक्ट्री के नाम पे वही नेहरू जी के टाइम में, श्री कृष्ण सिन्हा के टाइम में जो 5-10 फैक्ट्री बिहार, झारखंड जो यूनाइटेड था, उस समय जो खुली और उसमें जो लग गया, उसमें लोगों को जो 20-30 साल नौकरी कर रहे थे, वो जब रिटायर करते तो उतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ बिल्कुल थी नहीं, जितने लोग कर रहे थे। और उस चक्कर में लोग बाहर जाते थे। डॉक्टर लोग फिर भी हमारे साथ के लोग जो जिन्होंने एमबीबीएस किया, मेडिसिन किया, स्पेशली जिनके पहले से घर में लोग डॉक्टर थे, वो लोग अपने माँ-बाप के साथ, परिवार के साथ लग गए और कुछ लोग बाहर गए एमडी वगैरह करने के बाद। उसके बाद भी आके उन्होंने वापस क्लिनिक खोला, नहीं तो बिहार सरकार में अगर थोड़ी बहुत नौकरी मिली तो मिली। इंजीनियर्स लोगों का बड़ा बुरा हाल था। हाँ, बट अगेन आई वांट टू री-एम्फसाइज़ कि पढ़ने के लिए लोग
बाहर नहीं जाते थे। जैसे अब होता है कि भैया 10वीं के बाद 8वीं के बाद ही लोग कोटा भेज देते हैं और कहीं और भेज देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होती थी। उसकी व्यवस्था बिहार में पर्याप्त थी। बिहार में आप छोटे शहरों से भी हैं, जैसे दरभंगा से हैं, मुज़फ्फरपुर से हैं। ये सब तो उतने छोटे शहर नहीं हैं, लेकिन उससे भी छोटे शहरों से, जैसे आप बेगूसराय से हैं, पूर्णिया से हैं। तो लोग जो है पटना में आके, अगर प्रीमियर कोचिंग था इंजीनियरिंग के लिए, एंड राम मोहन राय सेमिनरी में चलता था एक ऑब्जेक्टिव कोचिंग, वो मेडिकल के लिए होता था। तो वहाँ से करके लोगों का वही अगेन 1-2 साल में आईआईटी, पीआईटी, रुड़की वगैरह में, आईएसएम वगैरह में हो जाता था। और जिनका नहीं होता था, कुछ लोग फिर भी चाहत रखते थे, तो डोनेशन से कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह में जाते थे। लेकिन उसके बाद जब निकल के आते थे, जब इंजीनियरिंग करके आते थे, तो नौकरियां नहीं मिलती थी। जब हम पास करके आए, और मेरा भी मिला-जुला के उतना खराब भी घटिया रिकॉर्ड नहीं था। जब पास किए तो 70% में बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में डिस्टिंक्शन मिलता था, मेरा 75% था। लेकिन जब बाहर निकले, और उससे पहले अगर ये रहता कि हमारे सारे जो 400 बैच के लोग थे डिफरेंट ब्रांचेस से, जो हम सिंदरी से आए थे, तो अगर उन लोगों को हर एक बिहार सरकार के डिपार्टमेंट में पास करने से पहले ही कहा जाता कि भैया आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चले जाइए, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप पीडब्ल्यूडी इरिगेशन और बाकी सब जो सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है उसमें काम कर लीजिए। तो हमको नहीं लगता है कि हमारे बैच के जो 80%, 90% लोग जो बिहार से बाहर हैं, वो ऐसा होता। अगर सबको इमीडिएटली नौकरी लग जाती, तो मेरे ख्याल से 60-70 से 80% लोग बिहार में ही रह जाते। उनका पलायन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि घर में 10 पैसा कमाना बाहर के 10 रुपया से ज़्यादा होता है। चाहे जैसा भी हो, अपना घर में आप रहिएगा तो वैसे ही साला टेंशन कम रहता है। बाहर में नए लोग होते हैं, नई संस्कृति होती है, नई विचारधारा होती है, उसके साथ आपको सामंजस्य से बैठाना होता था। तो जैसे ही हम लोग बिहार में नौकरी नहीं मिला, तो हम तो थोड़ा सिविल सर्विसेज का भी मज़ा लूटना चाहते थे एग्ज़ाम का, तो हम दिल्ली चले गए। एक अटेम्प्ट के बाद दिल्ली चले गए, और एक अटेम्प्ट दिल्ली से दिए। जब दिल्ली में जिया सराय में रहते थे, आईआईटी दिल्ली के बगल में, जहाँ पर लोग सारे लोग तैयारी करते थे, तो वहाँ पर देखा कि ऑल ऑफ ए सडन जो इनके घर में रहते थे, जो बहुत सारे लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चूंकि बिहारी लोग वहाँ पे रहते थे, तो खूब सारा एकदम एक रूम में चौकी लगा दिया, टेबल लगा दिया, और उसका 1000 रुपया लेते थे। तो वो लोग खूब कमा कमा के 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला बनाए हुए थे। लेकिन फिर भी उनके मन में बिहारियों के प्रति द्वेष था, और उनके मन में ये थोड़ा नीचा देखने की भी प्रवृत्ति था। जबकि समझिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब चीज़ में उनसे कम 10 से 100 गुना ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। बट ये बात ऐसा नहीं समझिए कि ये चीज़ जो है दिल्ली वाले बहुत बुरा करते थे। होता क्या है कि आप जब अपना घर छोड़ दीजिएगा, तो आपका जो संस्कृति है, आपका विचारधारा जो है, आपका जो माइक्रो कल्चर है, वो आपके घर पे ही छूट जाता है। और वहाँ जाइएगा तो आपको सामंजस्य से बैठाना पड़ता है, और दूसरे लोग जो हैं उनके लिए आप विचित्र प्राणी हो ही जाते हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं, तो भाई बिहारी हम लोग दूसरे तरीके से बोलते हैं, रहते हैं, हमारा अपना विचार है, और उनका डिफरेंट कल्चर है। दिल्ली का कल्चर जो था, जहाँ मैं जिया सराय की बात कर रहा हूँ, वहाँ बिल्कुल या तो थोड़ा बहुत पंजाबी कल्चर था, बट मोस्टली हरियाणवी और जाट कल्चर था। अगेन उनका डिफरेंट कल्चर था। आई एम नॉट गोइंग टू बी पेजोरेटिव टुवर्ड्स देम। मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मूर्ख थे, जाहिल थे या कुछ थे, बट उनका अपना कल्चर था। और किसी भी कल्चर में आप जाइएगा दूसरे कल्चर के साथ, तो एक जो है जो जाता है उसको सामंजस्य बिठाना पड़ता है। जैसे यूएस की ही बात करें, यहाँ पे भी जब शुरू में पोलिश लोग आए, इटालियन आए, आयरिश आए, उनके साथ भी, वो भी गोरे ही थे, बट उनके साथ भी
दुर्व्यवहार हुआ, उनको भी तरह तरह के नाम दिए गए। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है किसी भी कल्चर में, एक जब आप जा रहे हैं तो वो डिफ़िकल्टीज़ होती है। बट आइडियली क्या रहता है कि अगर आप अपने कल्चर में रहे, अपना अपना जो आपका इकोसिस्टम है, इतना अगर डेवलप कर जाए, तो फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको जो आप जो वहाँ रहते हैं, तो मन में जो है थोड़ा मस्ती का माहौल ज़्यादा रहता है। हम ही देखे हैं कि हमारे बहुत सारे मित्र, अब कुछ लोगों का तो जेनेटिक डिस्पोजिशन है, तो बेलचट हो गए हैं, गंजे हो गए हैं। लेकिन जो बहुत लोग जो हैं, हमारा एगो दोस्त है, वो आईपीएस है बिहार कैडर में, साला उसका अभी भी बाल खेती लहलहा रहा है। अब हो सकता है कि ये जेनेटिक हो, बट उसको देख के लगता है कि ही स्टिल लुक्स यंगर देन अस। तो तो ये जो है थोड़ा-सा कष्ट का तो माहौल हो ही जाता है। लेकिन अब जो है बिहार को अगर देखें तो शुरुआत से मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकालीन, तो हमारा जो मुख्यतः जो उद्योग रहा है, वो शुरू में सिल्क रहा है, कॉटन रहा है, और मेटलर्जी और माइनिंग, चूँकि हमारे यहाँ माइन्स थे, कॉपर माइन्स थे, अम फिर आयरन ओर्स था काफ़ी, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री रहा है। और बाद में हमारे यहाँ नील की खेती हुई, अ, ओपियम की खेती हुई थी मध्यकाल में काफ़ी ज़्यादा, उसका भी एक्सपोर्ट होता था। और खैनी बहुत होता था, तंबाकू। तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रधान रहा है। तो अगर देखिएगा तो जो धीरे-धीरे जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो डिक्लाइन आया, व्हेन उन लोगों ने कहा कि भाई लैंकाशायर में यहाँ का केवल क्रूड मटेरियल लो, कपास लो, बाकी सारी चीज़ें लो, और वहाँ पे अपने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दो। तो उसके बाद से जो घटा है, आज़ादी के बाद से लेके अभी तक किसी सरकार का भी ध्यान जो है बिल्कुल इस तरह से नहीं गया कि कैसे अपना जो जो लोकल जो स्ट्रेंथ है, जैसे एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ है, उसको इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ में कैसे तब्दील करें, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार, और हम लोगों को अपना भी एटीट्यूड जो है थोड़ा बदलना होगा। बिहार में जो है सरकारी नौकरी चपरासियों का होगा, तो उसके ब्याह में 5 लाख तिलक मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो है बाहर में एक अच्छे प्राइवेट प्राइवेट उपक्रम में नौकरी कर रहे हैं, तो साला आपको शादी में दिक्कत हो जाएगी। हम कल ही बतिया रहे थे, एगो मित्र है मुजफ्फरपुर का, वो बोला कि हमारा भाई जो है टाटा में, बम्बई में काम करता है। हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे, काहे कि वो ठीक बात नहीं है। बोला कि उस चूँकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था, तो उसके शादी में बहुत दिक्कत हुआ। हम बोले कि देखिए, तो इसीलिए हम लोगों को भी थोड़ा-थोड़ा जो है ना अपना सोच बदलना होगा, और देखना होगा कि अगर बिहार को तरक्की के रास्ते पर लाना है, तो हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारी जलवायु कृषि के लिए बड़ी उपयुक्त है। तो उससे जो फसल निकलती है, पैदावार निकलती है, उससे हम कैसे उद्योग उसको उसको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में परिवर्तित करें। जैसे अभी मखाना बोर्ड वगैरह की बात चल रही है, तो वैसे जैसे 30-40 जो हैं उद्योग चिन्हित करने होंगे, और उसमें देखना होगा कि कैसे उसको प्रोसेस करके देशों में, विदेशों में भेज सकें। तो अगर चाह ले, सरकारों को चाहना होगा, उनके साथ काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनको भी चाहना होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे बैच के बहुत लोग आईएएस हैं। हमारे सीनियर्स भी बहुत आईएएस थे। अभी आप देखिए, तो एक महाशय, उनका नाम है राजीव गौबा, वो रिटायर हुए हैं कैबिनेट सेक्रेटरी से, और कैबिनेट सेक्रेटरी से रिटायर हुए हैं, वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विस कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और 82 बैच के वो आईएएस के टॉपर रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज के बीएससी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। वो सब बाहर निकल गए, और वो लोग अगर चाहते कि भाई ठीक है, 50 स्कीम जो है
मोदी जी आप बना रहे हैं, गुजरात के लिए बना रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए बना रहे हैं, उसमें 5 स्कीम 7 स्कीम बिहार का भी होना चाहिए। और उनके साथ जो उनके नीचे काम कर रहे हैं पदाधिकारी सब लोग अगर लग जाता तो हमको नहीं लगता है कि ऐसा होना असंभव था। लेकिन हम लोग क्या है ना, थोड़ा-सा हम लोगों में भी आत्मग्लानि जो है थोड़ा भरा हुआ है। हम लोग जैसे ही बाहर जाते हैं ना, हम लोग साला भारतीय बनने में ज़्यादा लग जाते हैं। हम लोग बिहारी, खुद को भी बिहारी होने का जो हम लोग का गर्व नहीं है, हम लोग बिहारी को छोड़ के बाकी सब चीज़ें ओढ़ लेते हैं और उसमें बिल्कुल रम जाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अपना जो राज्य है, चाहे अभी देखिएगा बिहार के जितने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फलाना ढिमका, देश में होम सेक्रेटरी, सारे लोग बिहार के हैं। आगे नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के बैच के भी जो लोग आईएएस बने हैं, ऐसा है। लेकिन आप चाहिए कि आप अपने गर्व को ग्राउंड लेवल पे जहाँ भी हैं, कोशिश करें कि भैया कुछ स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि इसको बिहार में लाएँ। कैसे हमेशा सोचते रहिए कि भाई क्या करें कि इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। क्या कि आप लोग जो हैं बहुत ही जानकार लोग हैं। आप लोग ऐसे ही कोई फालतू में ऐसे-वैसे नहीं हैं। You guys have been the toppers in your respective schools, went into civil services, went into engineering services, you went into industries, you have lots of things that you do for other states, other countries. Now it's time for us to come back and start collectively thinking about it और अपने राज्य के लिए करें। इस मामले में कोई ऐसा विघ्न जो है वो अगर हम चाह लें तो उसको हम पार नहीं कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा कोई विघ्न एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर अंतिम में हम 4 लाइनों के साथ ख़त्म करना चाहेंगे अपना ये जो पैशनेट डिस्कशन है और इस पे आप राय दीजिए, कमेंट लिखिए। जैसे हमारे राजीव भाई ने कमेंट लिखा जो बॉम्बे में रहते हैं, हमारे ही बैचमेट थे साइंस कॉलेज में, वैसे ही कमेंट दीजिए। आप अपना वीडियो प्रोड्यूस कीजिए और इस सार्थक चर्चा को हम लोग चालू रखें। तो इस बात पर फिर अंत हम करेंगे दिनकर जी की 2-4 लाइनों के साथ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। इन्हीं लाइनों के साथ आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सत्र में। बाय बाय।